आजकल डिवोर्स के केसेस, सेपरेशन के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। लड़का या लड़की LGBTQ कम्युनिटी से ना हो, क्योंकि फिर उनकी गृहस्थ आश्रम की या गृहस्थ जीवन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कई बार सुनने में आता है कि 36 के 36 गुण भी नहीं मिलने चाहिए। जी, 36 में 36 गुण सीताराम जी के मिले थे और उसके बावजूद उनको सेपरेशन देखना पड़ा। किसी का बर्थ चार्ट ऐसा देखा जो बहुत ही बेकार निकला हो। ज्योतिषों की भाषा में बेकार बर्थ चार्ट कहते हैं, जिसको सामान्य भाषा में बड़ा अच्छा समझा जाता है। एक 9 to 5 जॉब हो, अप्स एंड डाउन्स ना हो, इसको नॉर्मल इंसान तो बहुत अच्छी जिंदगी कहेगा, पर हमारे हिसाब से बोरिंग चार्ट। कभी कुछ ऐसा प्रिडिक्ट किया जो शॉकिंग रहा हो? उनकी 20 घंटे बाद कोर्ट में पेशी है, फॉल्स एलिगेशन का केस है, पर उनकी दशा चेंज हो रही है। जोडिक साइन होते हैं जिनमें पैसा ही पैसा होता है। उनके नाम में या तो कटा हुआ अक्षर है या फिर उनका नाम इतना टफ टू प्रोनाउंस है या उसकी स्पेलिंग इतनी टफ है कि लोग गलती करते हैं। क्या घर भी एक रीजन हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल का? बिल्कुल, साउथ ईस्ट की किचन सबसे शुभ है। तो हर दिशा का एक रोल है। जनरली साउथ फेसिंग को अच्छा नहीं मानते लोग, पर ये एक मिथ है। छोटा सा उपाय मैं शेयर करता हूँ। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी प्रॉपर है, वहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं है, और आप किसी ब्लू कलर के मेडिसिन बॉक्स में अपनी मेडिसिन रखते हैं जो आप रोजमर्रा में यूज करते हैं, वहाँ पे आप सबसे बड़ा वास्तु ब्लंडर होता है किसी खराब वास्तु वाले से अपने घर का वास्तु करा लेना। ये आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स में देता है, लोन्स में देता है। आपने कोई ऐसा घर देखा बिल्कुल भी वास्तु के अकॉर्डिंग ना रहा हो, तो जिसने सक्सेस ब्रोक कर ली हो? वो घर पिछले 15 साल से एक ही ओनर के पास है और पिछले 15 साल में उसको इतने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आए। उनका एक ही जवान बेटा था, उसको भी ब्लड कैंसर हो गया, उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। मॉडर्न फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स हम देखते हैं, क्या वो भी वास्तु को फॉलो कर रहे हैं? लिखते सब हैं पर करता कोई नहीं। अगर आप ही को सब कुछ बताना पड़ रहा है तो फिर शायद वो वास्तु शास्त्री आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जय श्री कृष्ण, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे आरजू पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़े हैं आचार्य गौरांग शर्मा जी। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? ये कोई साइंस है, ये कोई स्पिरिचुअलिटी है, या अलग ही कुछ है इससे? देखिए, ज्योतिष जो है, वेदों के 6 अंग बताए गए, उसमें से व्याकरण, निरुक्ता, छंद और ज्योतिष भी उसका पार्ट है। अच्छा। ज्योतिष वेदों की आंखें बताई जाती हैं, अच्छा जिनसे जी। आप वेदों को या ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा कर सकते हैं। हाँ जी। तो ज्योतिष पराशर ऋषि, भृगु ऋषि, जैमिनी ऋषि, फिर वरामीर जो कलयुग में सबसे महान ज्योतिषी कहलाए गए, ये सब ऋषि स्वभाव के व्यक्ति थे। इन सब का ज्योतिष के ग्रंथों को रचने का मेन पर्पस था एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, कि कैसे मनुष्य अपने पाप पुण्य, बुरे कर्म, अच्छे कर्मों के जंजाल से निकलकर मोक्ष प्राप्त करे। पर ओवर टाइम पीरियड ये सब अब लुप्त हो गए। कोई स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी करना नहीं चाहता, कोई स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी करवाना नहीं चाहता। कर्म बंधन से मुक्त होने की तो कोई बात सोचता भी नहीं है। मेजॉरिटी लोगों का बस घूम फिर के 4 सवाल होते हैं: शादी, बच्चा, पैसा और हेल्थ। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी या इस जन्म के बाद दूसरे किसी जन्म का चयन ना हो, भगवान के धाम की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, ये सब किसी का इंटरेस्ट रह नहीं गया। पर ये एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअल पर्पस है, जिससे हम अपने पुराने गलतियों को, पुराने जन्मों के पापों को रेक्टिफाई कर सकते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। पर अक्सर लोग सिर्फ मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं, जो इसका बहुत ही तुच्छ यूज है, इसका बहुत ही छोटा सा यूज है। जो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, आप टेम्परेरी यूज है। अगर बिल गेट्स आपके पास आया और आप उससे 100 रुपए मांग रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है कि आप किसी रईस आदमी से 100 रुपए मांगे। आप एस्ट्रोलॉजी का यूज करके सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो सर, एस्ट्रोलॉजी में कुंडली भी आती है। तो कुंडली, पहले तो कुंडली दिखाई जाती थी कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने के लिए, कुंडली मिलाई जाती थी। तो आज भी कुंडली को ही यूज किया जा रहा है, ये आउटडेटेड हो चुकी है, या कुछ और इसके ऑल्टरनेटिव में आ गया है? जी, देखिए, कुंडली क्या है, हमारे जन्म के समय जो आकाश मंडल में ग्रह गोचर स्थिति थी, उसका कोई स्क्रीनशॉट ले ले। वो हमारी जन्म कुंडली है, D1 चार्ट उसको कहते हैं। उसी के बेसिस पे हमारी दशाएं निकलती हैं, हमारी वर्ग कुंडलियां निकलती हैं। अब जहां तक रही बात शादी ब्याह की, तो उसमें कुंडली मिलान कराया जाता है, जिसके बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं। उसमें दशकूट मिलान भी होता है। अष्टकूट मिलान सबसे ज्यादा पॉपुलर कर दिया हिंदी सिनेमा ने। 36 गुण में से कितने गुण मिल रहे हैं, मैचिंग कितनी हो रही है, पंचांग में से भी वो मैच हो जाता है। एप्स आ गई हैं आजकल जो उसको कर देती हैं। इसके अलावा सप्तपदी मिलान भी है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजर को बहुत खास तौर पे देखना चाहिए कि लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज क्या है, क्योंकि आजकल डिवोर्स के केसेस, सेपरेशन के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरा, दोनों स्पाउसेस का
लॉन्जेविटी या दोनों स्पाउसेस की जीवन रेखा, जीवन आयु कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अल्प आयु है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोजेनी का या आगे वंश बढ़ाने के लिए कोई समस्या हो, पुत्र कारक खराब स्थिति में बैठा हो या पांचवा घर बर्बाद हो तो आगे वंश नहीं बढ़ता, नाड़ी दोष हो। इसके अतिरिक्त देखना चाहिए कि क्या दोनों के पेरेंट्स को कोई ट्रबल तो नहीं आ जाएगा शादी के बाद। अच्छा। हमारा चार्ट सिर्फ हमारा चार्ट नहीं है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हाँ, हमारे सगे संबंधी, हमारे सब भाई कनेक्ट बांधव होते हैं। सब दिखते हैं उससे। हाँ जी। हमें ये भी देखना पड़ता है आजकल अरेंज मैरिज सेटअप में, जहाँ प्योर अरेंज मैरिज है, कि लड़का या लड़की LGBTQ कम्युनिटी से ना हो, क्योंकि फिर उनकी गृहस्थ आश्रम की या गृहस्थ जीवन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये सब चीजें प्रैक्टिकली आप अज्यूम नहीं कर सकते, ये कुंडली मिलान से पता चलता है। पर कुंडली मिलान के साथ साथ लड़का लड़की का आपसी संबंध अच्छा हो, थोड़ा फैमिलीज का उठना बैठना हो, उसके बाद अगर कुंडली मिलान कराया जाए तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जैसे उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, आपकी हाँ। फाइनेंशियल स्थिति क्या है, हाँ उनकी जी। अपीयरेंस कैसी है, आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप ओके। दोनों का मन मैच हो रहा है कि नहीं, हाँ, ठीक ये है। आप मिल के बेहतर जान सकते हैं। बाकी कुंडली से आपको फ्यूचर का पता चल जाएगा, कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स आ रही हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो एक प्रॉपर सिस्टमाइज्ड वे में कुंडली मिलान आज भी होता है, हर किसी को करवाना चाहिए। सिर्फ मांगलिक दोष देख के या 36 गुण मिलान देख के शादी नहीं कर लेना चाहिए। जैसे आपने LGBTQ की बात की है, तो वो भी पता चल सकता है इसमें? बिल्कुल, अगर शनि और शुक्र की आपसी संबंध हो नवमांश में, अच्छा। पराशर ऋषि लिखते हैं, तो व्यक्ति सेम जेंडर में इंटरेस्टेड होता है। ओके। इसके अलावा बुध, शनि, केतु इन हम्म। 3 प्लैनेट्स का रोल अगर हमारे 7th हाउस से या 8th हाउस से बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, अफ्लिक्शन हो रहा है, तो भी व्यक्ति LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग कर सकता है, उसका ओके। इंटरेस्ट सिमिलर जेंडर में या सेम जेंडर में हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत कॉम्बिनेशंस हैं जो कुंडली से पता चलते हैं। अब जैसे आपने सिनेमा की बात की थी कि सिनेमा ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को उठाया हुआ है 36 गुण का। तो बेसिकली कितने गुण मिलने सही रहते हैं? 36, और कई बार सुनने में आता है कि 36 के 36 गुण भी नहीं मिलने जी, चाहिए। 36 में 36 गुण सीताराम जी के मिले थे अच्छा। और उसके बावजूद उनको सेपरेशन देखना पड़ा, उसके हुँ। बावजूद उनकी मैरिड लाइफ में कुछ ट्रबल्स उनको देखना पड़ा। खैर वो भगवान है, उनकी लीला है। पर फिर भी गुण मिलान की बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। गुण मिलान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते आजकल लोग, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुण मिलान सिर्फ मून बेस्ड मैचिंग है। चंद्रमा के बेसिस पे योनि, वर्ण, वश, तारा, नाड़ी, भकूट इनके बेसिस पे आप मिलान कर देते हैं। पर सिर्फ चंद्रमा के बेसिस पे मिलान एक्यूरेट नहीं है। पर अष्टकूट मिलान में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नाड़ी मिलान, जिसको 8 पॉइंट दिए ऋषि पराशर ने। अच्छा। अब वो जो 8 पॉइंट का नाड़ी जो दोष अगर उत्पन्न हो जाए, अगर नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है, तो आगे प्रोजेनी में दिक्कतें आती हैं। बच्चे को ऑटिज्म या बच्चे को कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड ट्रबल्स हो सकती हैं। मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ जाती है कंसीव करने में, IVF अच्छा। वगैरह की। तो 36 गुण मिलान बस यहाँ तक रेलिवेंट है। पर अगर मैं बात करूँ एक 100 मार्क्स के कुंडली मिलान के एग्जाम पेपर की, तो इसकी वेटेज सिर्फ 10 नंबर की है। अच्छा, ठीक है। अभी जैसे हम बर्थ चार्ट की बात कर रहे थे, तो क्या किसी का बर्थ चार्ट ऐसा देखा जो बहुत ही बेकार निकला हो, बहुत ही बेकार रहा जी, हो? देखिए ज्योतिषों की भाषा में बेकार बर्थ चार्ट कहते हैं जिसको सामान्य भाषा में बड़ा अच्छा समझा जाता है। एक 9 to 5 जॉब हो, सुख समृद्धि आती रहे, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, कुछ अप्स एंड डाउन्स ना हो। इसको नॉर्मल इंसान तो बहुत अच्छी ज़िंदगी कहेगा। पर हाँ। हमारे हिसाब से बोरिंग चार्ट है, क्योंकि उसमें क्या इवेंट होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑफ़िस जाने में लेट हो जाएगा, हाँ। कुछ प्रमोशन कम मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है। इंटरेस्टिंग चार्ट हम उसको कहते हैं, जैसे उस दिन मैं चार्ट पे रिसर्च कर रहा था, मार्स राहु के कंजंक्शन पे। ओके। तो स्पेसिफिकली जो ड्रग लॉर्ड थे, तो हाँ। पाब्लो एस्कोबार के चार्ट में मंगल राहु लगन में बैठे हैं। अच्छा। अब वो खूंखार टेररिस्ट, खूंखार ड्रग लॉर्ड, हाँ। माफिया नहीं बनेगा तो और वो साधु नहीं बनेगा। ये अरे! इंटरेस्टिंग चार्ट है। अच्छा। आप ओशो रजनीश का चार्ट देखेंगे, एक्स्ट्रॉर्डनरी चार्ट। हुँ। कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा ना, कि इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी बिल्कुल। गाड़ियां हैं, इतना हाँ। लोग पागल हैं, क्रेजी हैं उसके लिए। हाँ। तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी चार्ट्स हैं। बाकी मेजॉरिटी चार्ट्स ऑर्डिनरी होते हैं, और चार्ट्स ऑर्डिनरी कहना गलत होगा, लोग ऑर्डिनरी रहना चाहते हैं। हुँ। एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, जो लोग नहीं लेते। तो इसीलिए कुंडली का तीसरा भाव सही रखना बहुत ज़रूरी है। वो पराक्रम का भाव है, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ का भाव है, हॉबीज़ का भाव है। तो जितना आप थर्ड हाउस अपना ठीक रखें, उतना आप साहसी बनते हैं, कुछ भी लाइफ में बड़ा करने के लिए। तो थर्ड हाउस ठीक रखने के लिए बेसिकली क्या-क्या थोड़ा करना पड़ता है? जनरलाइज्ड एज़ सच कोई रेमेडी नहीं है, पर हाँ। थर्ड हाउस में डिपेंड करता है राशि क्या है, उसमें अच्छा। कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उसके ओके। लॉर्ड को कौन देख रहा है। ठीक है। तो ज्योतिष बहुत पर्सनलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हाँ। उसमें हम एक जनरलाइज्ड गुट्टी सबको नहीं पिला सकते। सही बात है। जैसे आपने अभी डाइवोर्स वगैरह की बात की है, तो हम किसी के बर्थ चार्ट से ये पता कर सकते हैं कि उसकी मैरिज कैसी रहेगी?
और उसका डाइवोर्स वो होगा या नहीं होगा आगे जाकर? देखिए, शादी के लिए स्पेसिफिकली हम 7th हाउस को, 5th हाउस को, 2nd हाउस को और नवमांश चार्ट को प्राइमरीली देखते हैं। अब इसमें अगर 7th हाउस के लॉर्ड का कंजंक्शन मैलेफिक्स के साथ हो रहा है, एसोसिएशन मैलेफिक्स के साथ हो रहा है, उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं मैलेफिक्स, या 8th हाउस के साथ 12th हाउस के साथ बहुत गहरा संबंध आ रहा है, तो ये दिखाता है कि सेपरेशन के चांसेस हैं, मल्टीपल मैरिजेस का कॉम्बिनेशन है, एंडिंग ऑफ मैरिज का कॉम्बिनेशन है, या शादी की लॉन्जिविटी ज़्यादा नहीं है, जिसको आम भाषा में हम डिवोर्स या सेपरेशन कह देते हैं। अच्छा। या फिर स्पाउस का हेल्थ इतना खराब हो जाएगा कि मैरिड लाइफ का सुख नहीं रहेगा, दोनों पार्टनर साथ में नहीं रह पाएंगे। आजकल सर्कमस्टांशियल सेपरेशन भी एक नई चीज हमें देखनी पड़ती है कि कहीं एक स्पाउस की जॉब कनाडा लग गई हाँ। और दूसरे की इंडिया में रह गई, हाँ तो जी। वो भी एक सर्कमस्टांशियल सेपरेशन हो गया, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वो साथ नहीं रह रहे। साथ नहीं रह पा रहे, ठीक है। तो जब भी 7th हाउस के ऊपर मैलेफिक्स का सामना होगा, उसका 8th हाउस के साथ कंजंक्शन हो जाए, या 8th हाउस में प्लेसमेंट हो जाए, 12th हाउस के साथ कंजंक्शन हो जाए, नवमांश के लगन में मैलेफिक्स आ जाए, नवमांश के 4th हाउस में मैलेफिक्स आ जाए, तो वो मैरिड लाइफ की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है, खराब अच्छा, दिखाता है। खराब कर देता और है। ये हम बताते भी हैं कुंडली मिलान में कि ये आपको प्रोन है इसके लिए कुछ रेमेडीज आपको करनी चाहिए। तो रेमेडीज करके फिर वो ठीक हो जाता है? बिल्कुल, रेमेडीज बेसिकली क्या है, आपने कुछ पिछले जन्म में खराब किया, तभी आपको वो कॉम्बिनेशन मिला, हाँ, वो ठीक कर्म है। आपको, कर्जा हाँ आपको हाँ चुकाना है। हाँ। तो रेमेडीज वो कर्जे को डाइवर्ट कर देता है। जैसे एक अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जब बुध का कर्जा चढ़ता है, तो कहा जाता है परिंदों को, पक्षियों को हरी मूंग साबुत दाल डाल दीजिए, अच्छा। जिससे बुध बैलेंस हो जाता है। बहुत हाँ इजी उपाय है, जनरल हाँ। उपाय है, बहुत बारी आपने सुना भी होगा। तो आप आर्टिफिशियली उस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। ओके। तो मतलब पर फिर भी ये जो कर्म है ये तो कुछ टाइम के लिए रुकता होगा ना, भुगतना तो फिर आगे भी जाके पड़ेगा इसी देखिए, में। एस्ट्रोलॉजी ये करती है, एक गड्ढे वाली सड़क है, वो हाँ आपके अपने कर्मों से आपने बनाई है। हाँ जी। अब एक है कि आप उस पे रिक्शे पे जाएं और हाँ उसमें ऐसे ऐसे टर्बुलेंस होगा, धक्के लगेंगे, सर बजेगा। पर ज्योतिष के उपाय से क्या होगा, आप मर्सिडीज में बैठ के उसी सड़क से जाएंगे, हाँ। तो इतना फील नहीं होगा। ओके। सड़क तो वही रहेगी, वो सड़क वही चेंज नहीं रहेगी, होगा, कर्म ठीक कोई है। ज्योतिष नहीं बदल सकता, हम्म। पर फिर भी उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। इफेक्ट कम हो जाए। प्रिडिक्शन की हम बात कर ही रहे हैं, तो कभी कुछ ऐसा प्रिडिक्ट किया जो शॉकिंग रहा हो और रियलिटी मतलब जो आगे जाके रियल भी हुआ हो? ये ज्योतिष इतनी मिराकुलस साइंस है, हम्म। और जब से मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे कुछ नहीं आता। ओके। हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हाँ। चार्ट्स अलग अलग आते हैं, हम नया कुछ देखते हैं उसमें। मेरे एक क्लाइंट का चार्ट आया, मैं उनकी डिटेल्स तो नहीं शेयर कर पाऊंगा, पर हम्म। ऊपर ऊपर से मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक इंटरेस्टिंग हाल फिलहाल में चीज़ हुई। अच्छा। उनकी 20 घंटे बाद कोर्ट में पेशी है, अच्छा। और नॉन रेजिडेंट इंडियन है, और ठीक है। फॉल्स एलिगेशन का केस है, किसी ने अच्छा। गाड़ी बम्प कर दी और उनको उस ओके। वक्त पेनल्टी देने का टाइम पीरियड है। ठीक है। पर उनकी दशा चेंज हो रही है, दशा अच्छा। छिद्र चल रहा है, दशा छिद्र में वो दशा है, और उनको एक सिंपल सा रेमेडी दिया हाँ हाँ हाँ। जिससे उनका वो कर्जा उतर जाए। ओके। और विद इन 20 आवर्स, हाँ जितने टाइम में उनकी पेशी है, हाँ उससे हाँ। पहले उनको रिजल्ट आता है कि सामने वाली पार्टी ने केस वापस ले लिया। तो दिस वाज अच्छा। समथिंग वेरी यूनिक, दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग, और वो खुद बड़े क्या कहते हैं, हैरान थे कि क्या ऐसे भी उपाय होते हैं कि ओके। जिससे इतनी जल्दी आ जाए, और सामने वाला खुद ही माफी मांग ले कि मैंने केस किया इसको फंसाने के लिए, पर मैं इसको विड्रॉ कर रहा हूँ। विड्रॉ कर रहा हूँ। आपने बताया कि पहले पता चल जाता है कुंडली के हिसाब से, हमारे चार्ट के हिसाब से कि ऐसे ऐसे हमारी लाइफ में आगे आगे होगा, जी। पर उसका जो मतलब जो हैपनिंग टाइम होता है कि किस समय वो होगा, वो कैसे पता चलता है? देखिए, हमारी कुंडली क्या है, एक बेसिक प्रॉमिस का चार्ट है, D1 चार्ट। उसमें शनि सपोज दूसरे घर का है, बृहस्पति लगन का है, अन्य प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे हैं। पर अब किसी को सपोज एक घर मिलेगा, उसके नसीब में एक घर है, पर वो कब मिलेगा? मान लेते हैं शनि की दशा में मिलेगा, पर शनि की दशा तो 19 साल लंबी है, इसमें कब मिलेगा? फिर हम देखेंगे 4th हाउस का लॉर्ड जो है, या 4th हाउस में प्लेस प्लैनेट जो है, या मातृकारक प्लैनेट जो है, उसकी अंतरदशा कब आएगी? मान लीजिए शनि में बुध में आएगी, तो शनि में बुध का टाइम पीरियड भी अब 2 साल से ऊपर का है, इसमें कब होगा? 2 साल में। फिर हम देखेंगे प्रत्यंतर दशा कब आएगी, उसके बाद हम देखेंगे ग्रह गोचर स्थिति क्या है। जब ट्रांजिट अप्रूव कर देगा उस चीज को जो दशा में है, और जो आपके बेसिक चार्ट का प्रॉमिस है, तब वो इवेंट हो जाता है। पर हम अपने चार्ट से बाहर नहीं जा सकते, वो हमारी परिधि है, जो लिखा है वो मिलेगा, पर कब मिलेगा वो दशा और गोचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। सो ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से ज़ोडिएक साइन होते हैं जिनमें पैसा ही पैसा होता है, और ऐसे कौन से वो होते हैं जिनमें स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है?
देखिए, ये ऐसे बाइफरकेशन करना वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, या लोग जो दूसरे लगन के हैं वो आके लड़ेंगे हमसे। अच्छा। पर मैं अपने आप को कोट ना करते हुए सत्याचार्य ऋषि को कोट करता हूँ। सत्याचार्य ऋषि पराशर ऋषि से भी पहले हैं, पराशर ऋषि उनको कोट करते हैं और उनकी किताब आती है सत्याचार्य जो ऋषि महर्षि सत्याचार्य महर्षि की किताब आती है, जातक सत्याचार्य। उसमें वो लिखते हैं कि जो एक्वेरियस लगन है या कुंभ लगन है या कुंभ राशि राशि के लोग हैं, उनको जनरली लाइफ में थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़्यादा देखना पड़ता है। उसका रीज़न है कि जो त्रिषडाय भाव हैं, कुंडली के जो 3, 6, 8, 11 ये जो भाव हैं स्पेसिफिकली, ये बहुत ऑड राशिज़ को लेके बैठे हैं अच्छा। और उसकी वजह से उनको लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स में स्ट्रगल देखना पड़ता है, अर्ली सक्सेस नहीं मिलता। बाकी इसके अलावा हर राशि के पास कुछ पॉजिटिव्स, कुछ नेगेटिव्स हैं। फ़र्क ये पड़ता है, अगर आप एक मछली से उम्मीद करेंगे उड़ने की, तो फिर उसको स्ट्रगल आएगा। पर हुँ। अगर मछली को आप तैरने के लिए कहेंगे, तो वो ईज़िली कर लेगी। तो हर राशि का एक मिट्टी है, एक गुण धर्म है। उस मिट्टी को आप सही जगह प्रयोग करेंगे, वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देगा, कम स्ट्रगल में इफ़ेक्ट मिल जाएगा। हर कोई राइटर बनने के लिए नहीं बना, हर कोई एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ और हर कोई कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए भी पैदा नहीं हुआ। तो हुँ। जो जिसके चार्ट के हिसाब से बेनिफिशियल है, अगर वो उस स्ट्रीम में चले जाए, तो फिर उसको ईज़ी हो जाता है। यही ज्योतिष का मेन पर्सपेक्टिव है आपको गाइड करने का। तो जैसे लोग यूपीएससी वगैरह के पेपर देते हैं, तो एक बार उनको कंफर्म कर लेना चाहिए आकर के। बिल्कुल, यूपीएससी जैसे पेपर के लिए तो ज़रूर वो 1% चार्ट होता है, दैट इज़ अ हुँ। वेरी रेयर चार्ट। आप खुद देखिए 10 लाख लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं और हुँ। 1000 वैकेंसी आ रहा है, हुँ। तो ये बहुत ही भाग्यशाली कोई चार्ट होना चाहिए, बहुत ही पावरफुल चार्ट होना चाहिए जिसमें हुँ। सन की, मार्स की, सैटर्न की प्लेसमेंट्स ऐसी हों, वीनस हुँ। अच्छा हो, जिसकी वजह से उसको हाई रैंकिंग कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और गवर्नमेंट जॉब अगर है ही नहीं किस्मत में, तो आप तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और पैसा किस किस में कौन-कौन से ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा देखिए, पैसा होता है? पैसे के लिए धन भाव देखा जाता है। आपकी कुंडली के 11वें भाव का दूसरे भाव के साथ संबंध हो, 10वें भाव का दूसरे भाव के साथ संबंध हो, 8वें भाव का भी दूसरे भाव के साथ अगर संबंध हो जाए, तो ये बहुत अच्छा धन भाव बनता है। अगर इनका लिंकेज है, क्योंकि बार-बार जब प्लैनेट्स लिंकेज में आते हैं, एक चेन इफेक्ट फॉर्म होता है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ देते हैं। हुँ। तो किसी भी रिच व्यक्ति का अगर आप चार्ट देखेंगे, उसमें आपको ये कॉम्बिनेशंस मिल जाएँगे। ठीक है। आपने जैसे हम ज़ोडिएक साइंस की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ज़ोडिएक साइन नाम के आधार पर करते हैं, कुछ अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर करते हैं। तो ये जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये कौन से लेवल वाला है? देखिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी लेती है कि सपोज़ 15 जुलाई से 15 अगस्त तक लियो असेंडेंट आ जाएगा, हाँ लियो जी। राशि आ जाएगा, हाँ, सॉरी। हाँ। तो वो एक तरीका मानते हैं। उसके अलावा कुछ लोग नाम के अक्षर से ले लेते हैं कि अगर ग अक्षर है, तो फिर इसकी राशि हम कुंभ मान लेंगे। स अक्षर है, तो हम इसकी राशि कुंभ मान लेंगे। हुँ। पर जो प्रिसिशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, वो लेके चलता है आपके टाइम ऑफ बर्थ को, डेट ऑफ बर्थ को और प्लेस ऑफ बर्थ को। हुँ। उसके बेसिस पे चंद्रमा की स्थिति निकलती है, अन्य ग्रहों की स्थिति निकलती है, आपकी कुंडली बनती है, दशा बैलेंस निकलता है और उस बेसिस पे हम प्रेडिक्शन देते हैं। तो जिस भाव में आपका चंद्रमा बैठा हो, वो आपकी राशि कंसिडर होती है, मून साइन। जनरली तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन सीक्रेटली एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछते हैं, और क्या रीज़न्स होते हैं कि उनको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ता है? एक आम इंसान या एक मध्य वर्गीय नागरिक का मुख्य सवाल होगा अपने घर परिवार से रिलेटेड, अपनी हुँ। शादी और पैसे से रिलेटेड। हुँ, हुँ, हुँ। पर जो कोई हाई इनकम ग्रुप से आ जाए या कोई फेमस पर्सनालिटी आ जाए या कोई पॉलिटिशियन या नेता, अभिनेता, उद्योगपति, इनमें से कोई आ जाए, उनकी मुख्य कारण एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने का या साधु संतों के पास जाने का केवल एक होता है, उनकी इनसिक्योरिटी। हुँ। क्योंकि उनकी लाइफ इतना कुछ उन्हें दिखा चुकी होती है, उनको फ़ियर ऑफ लूज़िंग होता है। उनको डर होता है कि ये सब छिन ना जाए या मेरा कोई राज़ बाहर ना आ जाए, मेरी इमेज खराब ना हो जाए, मेरे चमकते सितारे कहीं बोझिल ना हो जाएँ। तो उनके हुँ। प्राइमरी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं। बाकी क्योंकि वो भी एक नॉर्मल मनुष्य हैं, तो उनकी लाइफ में भी कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, कुछ सक्सेस रिलेटेड स्ट्रगल्स होती हैं। फेम अच्छी वगैरह। और बुरी दोनों दशाएँ आती हैं, फेम में बढ़ोतरी-घटोतरी होती है, हुँ। तो उनके क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं। आपने बुध की बात की थी, तो बुध वक्री जितना हमने सुनते हैं, मरकरी रेट्रोग्रेड,
तो इसका ये कोई अफवाही है या इसका लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है देखिए, वक्री रियलिटी में? ग्रह जो होते हैं, हाँ। वक्री से मतलब होता है वो स्तंभी हो गया, वो आगे पीछे मूव कर रहा है। असली ओके। परिधि में तो ग्रह घूमेगा, हाँ, हाँ। पर जब वो वक्री मोशन में आ जाता है तो उसको चेष्टा बल ज्यादा लगाना पड़ता है। अच्छा, 6 प्रकार के बल ग्रह रखता है, स्थान बल, दृग बल, अच्छा। और जिसमें एक चेष्टा बल भी आता है। हाँ, हाँ। तो बुध जब वक्री होगा या कोई हाँ, भी ग्रह वक्री होगा, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा। अब बुध वक्री जब होता है, वो स्पेसिफिकली डिपेंडिंग ऑन प्लेसमेंट भी, पर एक बेसिक चीज आप देख सकते हैं, बुध वक्री जब भी होगा तो उसको ह्यूमर या उसका जो वे ऑफ टॉकिंग, सरकाजम उसमें यूज करेगा। उसका ह्यूमर, या जिसको कहते हैं एक आभास ना कर पाना, कहाँ मजाक करना है कहाँ नहीं करना, कंट्रोल कहाँ हम्म। करना है, हंसी कंट्रोल नहीं होती या गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तो उन चीज़ों में, बुध की चीज़ों में, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक है, वहाँ पे ट्रबल्स आता है। और बुध वक्री की एक और चीज़ आप देख सकते हैं, जिन जिनके चार्ट्स में बुध वक्री है, उनके नाम में या तो कटा हुआ अक्षर है, या फिर उनका नाम इतना टफ टू प्रोनाउंस है, या उसकी स्पेलिंग इतनी टफ है कि लोग गलती करते हैं। जिसके भी चार्ट में बुध वक्री अफ्लिक्शन अफ्लिक्शन के साथ बैठा होगा, उसके नाम में आपको ये फल दिख जाएगा। कई बार क्या क्या होता है कि नाम का अक्षर निकल किसी और मतलब नाम किसी और अक्षर से निकल रहा है, लेकिन पेरेंट्स नॉर्मली ऐसे नाम रख लेते हैं, कोई भी पसंद आ गया तो नाम रख लिया। तो उसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है हमारे आगे जा करके बिल्कुल, लाइफ पे? जो बुध ग्रह है वो नाम का भी कारक है, हमारा नाम बुध से देखा जाता है। और नाम बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी कुंडली के हिसाब से रखें। अभी कुंडली के हिसाब से रखने का मतलब क्या है? एक तो जिस नक्षत्र से नाम निकले, नक्षत्र के कुछ अक्षर होते हैं, या तो उससे रखें। साथ ही जो ग्रह पॉजिटिवली प्लेस्ड है या पावरफुल है, उसके अक्षर ज़रूर नाम में आएँ। जैसे क, ख, ग, ये मंगल के अक्षर हैं। त, थ, द, ध, न, ये बृहस्पति के अक्षर हैं। अगर मंगल बृहस्पति अच्छे हैं, आप इन अक्षरों की ध्वनि अपने नाम में लेके आएंगे, बहुत अच्छा है। तीसरा एस्पेक्ट न्यूमरोलॉजी का भी आता है इसमें, कि आप उसको अपने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के साथ अलाइन करके रखें। तो जब भी बच्चे का नामकरण होता है या हमारे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है कि हम्म। नामकरण रखना है, तो हम तीनों एस्पेक्ट्स को लेके चलते हैं कि एक, उसका नाम स्टार्ट किस अक्षर से हो, उसके नाम में कौन से अल्फ़ाबेट्स या ध्वनियाँ हैं। तीसरा, वो न्यूमरोलॉजिकली भी अलाइंड हो, जिससे उस बच्ची को या बच्चे को अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल नाम की वजह से ना देखना पड़े। क्योंकि जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है किसी की भी लाइफ में, वो उसके नाम से होता है। अच्छा। अगर एक नाम ही पप्पू, टप्पू, पिंकू, चिंपू ये सब नाम होंगे, तो वो कैसे एक इम्पैक्ट बना पाएगा? पर हम्म। आपके पास कोई है हर्षवर्धन, यशोवर्धन, ऐसे नाम लेके, तो आपको लगेगा ये कोई दिग्गज पर्सनालिटी है। ग्रहों की दशा क्या हमारे मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट डालती है? देखिए, कोई भी ग्रह दशा आती है, वो प्लैनेट हमें अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है, या उसके इफेक्ट्स हमें आने लग जाते हैं। जैसे कि अगर हाई टाइड लो टाइड होता है, तो चंद्रमा के इफेक्ट से ज्वार भाटा आता है, हाई हम्म। टाइड लो टाइड आता है। वैसे ही लूनेटिक्स उस वक्त अनस्टेबल हो जाते हैं, पूर्णिमा अमावस के टाइम पे मोरोज हो जाते हैं, हाईली एनर्जेटिक हो जाते हैं। वैसे ही हर ग्रह के मास की वजह से, उसकी ग्रेविटी की वजह से हम पे इफेक्ट आता है जब ग्रह की महादशा रन होती है। अब अगर शनि की महादशा रन हो रही है, वो नेचुरल है, आपको एज करेगा। शनि एज का कारक है, आयु का कारक है। तो आपको बुढ़ापा दिखने लग जाएगा, शरीर पे थकावट जल्दी महसूस होगी, आप मेंटली थोड़ा स्ट्रेस फील करेंगे, आप ओवर काम करेंगे, क्योंकि वो कर्म कारक ग्रह है। वैसे ही जब बृहस्पति की दशा आएगी, आप नेचुरली स्पिरिचुअलिटी की तरफ ड्रिवन हो जाएंगे, ज्ञान की तरफ, वैराग्य की तरफ ड्रिवन हो जाएंगे। आपको अच्छा खाना मिलेगा शुक्र की महादशा में। वैसे ही चंद्र की महादशा में आप मन से रिलेटेड अपने जितनी भी हॉबीज़ हैं, या मदर से रिलेटेड इवेंट्स को करेंगे। जिस भी प्लैनेट का जो भी कारक होगा आपके चार्ट में रिस्पेक्टिवली, उससे रिलेटेड काम आप करेंगे। अगर चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है और वो अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो चंद्रमा की महादशा में आपका घर बन जाएगा या आप गाड़ी खरीद लेंगे। वैसे ही हर ग्रह की महादशा में हमें उसका इम्पैक्ट मिलता है। पर जहाँ तक रही बात मन पे इम्पैक्ट करने की, जब उसकी दशा चलेगी, तो हमारे माइंड में थॉट्स ही वैसे आएंगे कि हम उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड रहें हम्म। जिसकी वो इंक्लिनेशंस देता है। शनि की महादशा में आप नोटिस करेंगे, मेजॉरिटी लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, उनकी ब्रेथ बहुत शैलो हो जाती है। अच्छा। पर बृहस्पति की महादशा में दे विल टेक डीप ब्रेथ्स, ब्रीदिंग पैटर्न में भी चेंज आ जाता है, या हम्म। उनके वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, उनका नजरिया बदल जाता है। अगर शनि की महादशा चलती है, वो बेचारा ऐसी बातें करता है जनरली कि देख लेंगे, कर लेंगे, आलसी बहुत टाइप। लंबा टाइम है। ओके। यही मंगल की महादशा होती है, वो बहुत एनर्जेटिक होता है, वो कहता है जो करना है अभी करना है। ओके। मेन डोर से ही बात करते हैं। तो जो मेन गेट होता है घर का, मुख्य दरवाजा जिसे बोलते हैं,
उसकी पोजीशन भी क्या हमारे किस्मत को बिगाड़ या संवार सकती है? बिल्कुल, जो घर का दरवाज़ा, फैक्ट्री का दरवाज़ा या शॉप का दरवाज़ा है, वो बेसिकली खुशियों को आपके घर में एंट्रेंस देता है, पर अगर वो खराब तरीके से प्लेस हो तो वो दुःख भी आपके घर में लेके आ सकता है। ऋषि वशिष्ठ के हिसाब से जो भी दरवाज़ा हो, वो 9 भाग करके दीवार के उसमें से लेफ्ट से चौथा वाला चूज़ करना चाहिए। पर ये क्लासिकल टेक्स्ट की बात है, अब इतने बड़े घर नहीं होते, फ्लैट सिस्टम्स में हुँ, ये करना पॉसिबल नहीं है। तो जनरली महावास्तु के अकॉर्डिंग हम अश्योर करते हैं कि 0 डिग्री नॉर्थ में अगर दरवाज़ा हो, N4 पे दरवाज़ा हो, वेस्ट 4 का दरवाज़ा हो, ईस्ट 4 का दरवाज़ा हो या साउथ 4 का दरवाज़ा हो, डिपेंडिंग ऑन योर कुंडली। एस्ट्रो वास्तु को हम इग्नोर नहीं कर सकते। साउथ का दरवाज़ा पॉलिटिशियंस के लिए या जिन लोगों का काम पब्लिक डीलिंग से है, जैसे कि हुँ, एनजीओज़ वगैरह का, हुँ, तो उनके लिए शुभ है। पर अच्छा, बिज़नेसमैन के लिए वेस्ट का दरवाज़ा शुभ है। जॉब जो करते हैं उनके लिए नॉर्थ का दरवाज़ा शुभ है। तो दरवाजे की प्लेसमेंट सही पद पे होनी बहुत ज़रूरी है और बिना मैप की ग्रिडिंग के, बिना एक प्रॉपर वास्तु मैप के आप वास्तु नहीं कर सकते। हुँ। वो फिर हवाबाज़ी है। वास्तु में घर ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो क्या घर भी एक रीज़न हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल का? बिल्कुल, घर या ऑफ़िस जिस भी जगह पे आप मेजॉरिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उसके डायरेक्शंस, उसकी प्लेसमेंट्स उन सब का इम्पैक्ट आपके मन पे ज़रूर पड़ता है। अच्छा, अगर आप किसी रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं, तो जब-जब ट्रेन जाएगी उसकी आवाज़ आएगी, घर हाँ, शेक होगा, आपको पार्किंसंस के पेशेंट या साइकोलॉजिकल ट्रबल्स वाले पेशेंट मिल जाएँगे। हुँ, यही फ्लाईओवर के पास घर होगा, एक बिज़ी रोड के पास घर होगा, तो कान के पेशेंट्स जिनके कान खराब है या हुँ, हार्ट ट्रबल्स वाले लोग मिल जाएँगे। हमारी सराउंडिंग्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं। ये सब फिज़िकल फैक्टर्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। हुँ, पर वास्तु बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे भी काम करता है, ऐसी एनर्जीज़ पे भी काम करता है जो फिज़िकली विज़िबल नहीं होती। अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में ट्रबल है, तो उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आएँगे। उसको लाइफ़ में क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि मुझे करना क्या है, मैं कौन-सा करियर चूज़ करूँ, मैं जॉब में रहूँ या मैं बिज़नेस करूँ। वो हर जगह द्वंद में फँसा रहेगा, मैं शादी करूँ, मैं ना करूँ। अच्छा, यही किसी का साउथ ईस्ट ट्रबल्ड है, वहाँ पे किडनी का ट्रबल मिल जाएगा, वहाँ पे उसको फाइनेंशियल इश्यूज़ मिल जाएँगे, इन-लॉज़ के साथ संबंध खराब हो जाएँगे, हुँ, वाइफ़ और हस्बैंड में आपस में नहीं बनेगी। तो वास्तु का इम्पैक्ट हर दिशा से आता है। हमारे घर को 16 दिशाओं में बाँटा जाता है, 16 एक्टिविटीज़ के बराबर। अच्छा, तो हर दिशा का कुछ गुण धर्म है, वहाँ पे उस एक्टिविटी का समान हो, जैसे साउथ ईस्ट की किचन सबसे शुभ है, नॉर्थ वेस्ट में पार्किंग बना सकते हैं, वहाँ पे सर्वेंट्स को रख सकते हैं। तो हर दिशा का एक रोल है। ओके। मेन जो घर की दिशा की बात करते हैं तो नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग की बात करते हैं, तो बेटर कौन-सा होता है? ये भी एस्ट्रो वास्तु से पता चलता है। अच्छा, जनरली साउथ फेसिंग को अच्छा नहीं मानते लोग, हुँ, पर ये एक मिथ है। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है, हुँ, आप रियल एस्टेट के काम में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं या आप पब्लिक से जुड़े हुए कोई भी बड़े काम करते हैं, जैसे कि कोई एनजीओ रन करते हैं या हॉस्पिटल रन करते हैं, साउथ फेसिंग आपके लिए बहुत शुभ है। पर यदि आप जॉब करते हैं या एक सर्विस इंडस्ट्री में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, नॉर्थ फेसिंग बहुत शुभ है आपके लिए। यही अगर आप बिज़नेस वाले हैं, तो आपके लिए वेस्ट फेसिंग बहुत अच्छा है। साथ ही अगर आपका काम सोशल कनेक्शंस बनाने का है, जैसे कि मैच मेकर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, तो फिर ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है क्योंकि वो सोशल कनेक्शंस की दिशा है। तो ओके, डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ वर्क पे और आपके चार्ट में बैठे प्लैनेट्स पे कि आप किस डायरेक्शन को चूज़ करें। ठीक है। आपने बोला कि वास्तु का हमारी हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो क्या वास्तु का पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है? जैसे कि हमारी जो एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन या हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसको क्योर करने में भी काम कर सकता है? बिल्कुल, अगर आपके घर में कोई दिशा खराब है या हुँ, दिशा में कोई एंटी एलिमेंट रखा हुआ है, तो वो आपको खराबी देगा। पर हुँ, यही अगर आप उस दिशा को सही से रखें, उसको मेंटेन रखें, वहाँ पे पॉज़िटिव एलिमेंट्स रख दें, तो आपकी हेल्थ पे पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि एक छोटा-सा उपाय मैं शेयर करता हूँ। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी प्रॉपर है, वहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं है और आप किसी ब्लू कलर के मेडिसिन बॉक्स में अपनी मेडिसिन्स रखते हैं, जो आप रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। हुँ, वहाँ पे आप पीने का पानी रख दें, मटका रख दें पानी का, उसी से ही पानी पिएँ। आपको हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स मिलने लग जाएँगे। बहुत अच्छा, सिंपल सा घरेलू उपाय है। वैसे ही अगर आपके साउथ वेस्ट में आप ब्लैक कलर अवॉइड करें, ग्रीन कलर अवॉइड करें, प्लांट्स ना रखें और साउथ वेस्ट की दिशा में आप ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर का यूज़ करें, आपके फालतू खर्चे कट जाएँगे। आपको फालतू पैसे का एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। तो हमारे घर की दिशाएँ अगर हम पॉज़िटिवली बैलेंस करें, तो हमारी लाइफ़ में पॉज़िटिवली इम्पैक्ट करती हैं। हमने जब हमारा एस्ट्रोलॉजी वाला सेशन चल रहा था, उसमें भी हमने अमीर लोगों वाली बात की थी, सो कॉल्ड तो अमीर लोगों की बात करते हैं। तो क्या कारण है कि ज़्यादा रिच पीपल
एस्ट्रोलॉजर्स को, वास्तु एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या घर में एंटर करने से पहले, जैसे अंबानी वाला भी केस पता होगा, तो क्या रीजन है ऐसा? देखिए, जेपी मॉर्गन ने एक बहुत फेमस कोट दिया था, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनेयर्स बट फॉर बिलियनेयर्स। अच्छा। अब इसका एक साधारण व्यक्ति के नज़रिए से अगर हम बात करें, अगर आप एक गाड़ी भी खरीदने जाते हैं, आप 50 लोगों से सलाह मशवरा करते हैं, उसके हम्म। बाद एक गाड़ी खरीदते हैं। बिल्कुल। आप किसी डॉक्टर के पास भी इलाज करवाने जाते हैं, आप 100 लोगों से पूछते हैं कि ये कैसा डॉक्टर है, फिर जाते हैं। हम्म। कहीं पे घर खरीदते हैं, वहाँ पे भी आप प्रैक्टिकल फैक्टर्स देखते हैं, कंपेयर करते हैं अलग अलग सोसाइटीज़ को या प्लॉट्स को, फिर आप बिल्कुल। घर लेते हैं। ठीक वैसे ही जो भी इंटेलिजेंट इनफ है, हो सकता है वो रिच हो सकता है वो इतना रिच ना भी हो, वो अपने फ्यूचर के मेजर स्टेप्स को लेने से पहले एक एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेता है, क्योंकि ज्योतिषी का काम गुरु का है, आपका मार्गदर्शन करने का है। हम्म। तो जो लोग सही डिसीजन सही समय पे लेते हैं, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देता है। पर जो लोग कोई भी काम कभी भी अपने मन परस्ती से कर लेते हैं, हो सकता है उनको फॉल शॉर्ट देखना पड़े, उसमें वो डिसीजन हम्म। उनका सही ना भी जाए। सबसे बड़ा वास्तु ब्लंडर अगर हम बात बात करें, एक क्या गलती है जो वो कर बैठते हैं जो उन्हें खुद भी नहीं पता होती? सबसे बड़ा वास्तु ब्लंडर होता है किसी खराब वास्तु वाले से अपने घर का वास्तु करा लेना। उससे बड़ा कोई ब्लंडर नहीं है, क्योंकि अगर नीम हकीम खतरा है जान कोई आपके पल्ले पड़ गया, जो बिना हाँ। प्रिडिक्शंस के आपके घर का वास्तु कर रहा है, उससे छेड़खानी कर रहा है, हम्म। तो जनरेशंस तक उसका इम्पैक्ट आता है। कई अच्छा। लोग वास्तु के नाम पे घर का ब्रह्मस्थान खुदवा के उसमें क्रिस्टल डलवा देते हैं, अच्छा। उसमें पिरामिड्स डलवा देते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या डलवा देते हैं घर बनने के बाद। हम्म। ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। क्रिस्टल स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव एनर्जी एमिट करते हैं, पर ओवर अ टाइम वो ट्रैप कर लेते हैं एनर्जी को, और जब तक आप उसे अच्छा। रिचार्ज ना करें, वो प्योरीफाई नहीं होते। और एक हम्म। बारी जो चीज़ ज़मीन में डल गई वो प्योरीफाई हो ही नहीं सकती, वो आप रिचार्ज कर ही नहीं सकते क्रिस्टल को। ये रिपीट करते हैं अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स जनरेशन ऑन जनरेशन, जब तक आप वो घर त्याग ही नहीं देते। ओके। और दूसरा, अगर आप साउथ वेस्ट के कॉर्नर वाला घर लें, या आपके घर के साउथ और वेस्ट दोनों तरफ से रोड जा रही है, तो ये बहुत ही खराब वेद माना जाता है। ये आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स में देता है, लोन्स में देता है। मेजॉरिटी लोग जिनको भी लोन का इरिवर्सिबल ट्रबल है, जिनके लोन ही नहीं उतर रहे, उनका घर साउथ वेस्ट की टक्कर का है, अच्छा। उनका घर साउथ वेस्ट के कॉर्नर का है। ये ब्लंडर्स नॉर्मल जनता अवॉइड कर ले। साथ ही नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये दो दिशाएं देख लें, यहाँ पे घर का या फ्लैट का कोना कटा ना हो, वो भी एक इरिवर्सिबल ट्रबल है, क्योंकि फ्लैट को आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। पर अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, उस घर में कोई भी रह ले, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रह सकती। आपने कोई ऐसा घर देखा जो बिल्कुल भी वास्तु के अकॉर्डिंग ना रहा हो, और जैसे आपने ब्लॉकेज की बात की है, एनर्जी ब्लॉक कर लेते हैं, तो जिसने सक्सेस ब्लॉक कर ली हो? जी, ऐसे बहुत से केसेस आते हैं और हम इन पे काम भी करते हैं, इनको ट्रीट भी करते हैं। हम्म। अभी हाल फिलहाल में हमने एक प्रॉपर्टी की है साउथ दिल्ली में। अच्छा। वो घर पिछले 15 साल से एक ही ओनर के पास है, और हम्म। पिछले 15 साल में उसको इतने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आए। उनका एक ही जवान बेटा था, उसको भी ब्लड कैंसर हो गया, वो भी बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाया। वो कट। अकेले रह रहे हैं वहाँ पे, उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। हम्म। और उसका रीज़न था कि उन्होंने किसी सो कॉल्ड वास्तुशास्त्री से अपना घर ठीक करवाया था, जिसने साउथ वेस्ट में पानी की टंकी रख दी, जिसने नॉर्थ वेस्ट को ट्रीट ही नहीं किया, नॉर्थ वेस्ट कटी हुई है दिशा, उसको इन्हांस ही नहीं किया, उसको बैलेंस ही नहीं किया। हम्म। साथ ही उन्होंने घर के ब्रह्मस्थान को खुदवा के उसमें जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, पता नहीं क्या क्या डलवा दिया। हम्म। धीरे धीरे करके उनकी पूरी फैमिली को ये वास्तु दोष निकल गया, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है, अब उनके लॉस को हम कवर नहीं कर सकते। पर वो प्रॉपर्टी अब बिक भी नहीं रही, क्योंकि उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल आया, वो बेचना चाहते हैं, वो बहुत ही मार्केट से भी नॉमिनल रेट चार्ज कर रहे हैं। हम्म। पर बायर आता है, देख के चले जाता है, खरीदता ही नहीं है, क्योंकि उस हम्म। घर की ऑरा ही इतना नेगेटिव है, कोई रहना ही नहीं चाहता वहाँ पे। हम्म। मार्केट में ऐसे घरों की अफवाहें भी उड़ जाती हैं कि यहाँ पे नेगेटिविटी का वास है। तो हम्म। स्पेसिफिकली ऐसे घरों को ट्रीट करने के लिए हमें अप्रोच भी किया जाता है, जिसके बाद फिर हम अगर उसे ट्रीट कर देते हैं, वो रिजल्ट आ जाता है। ऐसे केस में, जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, हमें 6 महीने का समय लगा। ओके। हमने 3 विजिट्स में उसको ट्रीट किया, पर 6 महीने के अंदर वो घर बिक गया और उनको पैसा मिल गया। आपने बताया था कि क्रिस्टल्स वगैरह जैसे लोग डलवा लेते हैं और उनकी एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं वो बिल्कुल। क्रिस्टल्स। तो अब जब तक वो घर ना बिके तब तक उसको कोई उपाय ही नहीं है। अब सपोज वो प्रॉपर्टी बिक गई और जिसने प्रॉपर्टी वो खरीदी, तो क्या उसकी भी एनर्जी को ट्रैप कर लेगा क्रिस्टल्स? जी, जब वो प्रॉपर्टी बिकेगी और उसका नया ओनर आएगा, हाँ। वो वहाँ पे 6 हफ्ते अगर रहना शुरू कर देगा, 6 हफ्ते से इफेक्ट आने लग जाता है पूरा पूरा। अच्छा।
तो वो उसकी लाइफ को भी बर्बाद करेगा। तभी अच्छा। कहा जाता है कि जब आप नया घर लें या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करें, हुँ, हुँ, हुँ। उसका वास्तु एनालिसिस ज़रूर करवाएँ। ओके। क्योंकि एक वास्तु कंसल्टेंट जब स्कैन करेगा, वहाँ के एनर्जीज़ को देखेगा, उसके ग्रेडिंग को देखेगा, तब वो बता हुँ, पाएगा यहाँ पे कुछ ट्रबल है, इसको आप हुँ। मिट्टी को निकाल के रिमूव कर लीजिए। ठीक है। उसको ट्रीट करके ही वहाँ पे रहना शुरू करें। पर एक नॉर्मल इंसान इसको खुद ब्लाइंड आई से नहीं देख सकता, अपनी हुँ, नेकेड आई से नहीं देख पाएगा वो कि वहाँ पे कुछ दफ़न है या वहाँ पे कोई ट्रबल है। तो इसलिए हुँ। एडवाइस किया जाता है कि आप हमेशा प्रॉपर्टी का वास्तु एनालिसिस कराने के बाद ही उसमें मूव इन करें, ताकि ये ट्रबल्स आपके साथ फॉलो ना करें। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं जिससे आप घर खरीद रहे हैं, क्या वो वहाँ से संपन्न होके उस घर को बेच के जा रहा है या वो किसी डिस्ट्रेस सेल के में उसको बेच रहा है या फिर उसको कोई बहुत मेजर ट्रबल आया जिसके बाद वो घर बिक रहा है या बैंक जैसे मॉर्टगेज करता है कुछ घरों अच्छा। को। अगर उसको वो ट्रबल आया है तो बहुत हाई चांसेस है आपको भी वही आए, क्योंकि आप भी ओके। उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो एक वास्तु एनालिसिस के बाद ही घर लें, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे सपोज़ कोई घर में रहने लग गया, तो उसके बाद भी वास्तु एक्सपर्ट्स कुछ कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं? जी, अगर वो रह गया उसके बाद भी उसको ट्रीट किया जा सकता है, अच्छा, उसका रिमूवल होता है, पर ठीक है। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। बेटर होता है कि जब आप परचेज़ करें तभी देख लें, अच्छा, क्योंकि एक बारी घर कंस्ट्रक्ट हो गया प्लॉट पे, उसके बाद उसकी मिट्टी को चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो पूरा घर तो टूट नहीं सकता। तो इसीलिए वहाँ पे अगर कुछ बरीड है, वहाँ पे कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, हाँ। तो उसको फिर बैलेंस करने में बहुत ट्रबल आता है। तो बेटर है कि इनिशियल स्टेज पे देखा जाए। हुँ, हुँ, बाकी जहाँ तक रही बात नॉर्मल नेगेटिविटीज़ की, जैसे कोई ज़ोन डिसबैलेंस्ड है, कहीं पे हुँ, कोई एंटी एलिमेंट प्लेस्ड है, हुँ, वो तो बहुत ईज़िली चेंज हो सकता है, बिना तोड़-फोड़ के भी चेंज हो सकता है। पर जहाँ पे प्लॉट की या लैंड स्टेज की बात आ रही है, हुँ। वहाँ कंस्ट्रक्शन करवा लेने के बाद चेंजेस करना बहुत मुश्किल है। क्या गलत डायरेक्शन में जैसे हम शयन करते हैं, तो उसका भी कोई इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे रिलेशनशिप्स पर या हमारी एनर्जी पर? बिल्कुल, अगर एक न्यूलीवेड कपल है, हुँ, जिसको अभी फैमिली प्लानिंग करनी है, तो उनके लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का कमरा या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा बहुत इम्पोर्टेंट है। पर यही अगर एक न्यूलीवेड कपल अगर नॉर्थ ईस्ट का कमरा ले ले, तो हुँ। फिर वो ओवर स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएँगे, वो धार्मिक बन जाएँगे, डिटैचमेंट आ वैराग्य। जाएगा, वैराग्य आ जाएगा, जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग खराब हो जाएगी। हुँ, इसलिए नॉर्थ ईस्ट का कमरा उनको नहीं देना चाहिए। यही कोई एजेड कपल है, जिनके बच्चे हो गए, पोते हो गए, वो नॉर्थ ईस्ट में रह सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुँ, आएगा। तो हर दिशा का गुण धर्म है। घर के ओनर का, जिसका भी आप चाहते हैं कि हुक्म घर पे चले या जिसके अर्निंग की वजह से घर चलता है, जो मेन मेंबर है, उसका कमरा साउथ वेस्ट का हो, उसका बेडरूम साउथ वेस्ट का हो। ये एक बेसिक वास्तु का नियम है। इसके अलावा बिज़नेसमैन के लिए वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा है। इसके अलावा जब भी हम लेटें, तो जो हमारा हेड पोर्शन है, वो हमेशा साउथ या फिर ईस्ट की तरफ हो। नॉर्थ की तरफ सर रख के सोने से अनवांटेड हेल्थ ट्रबल्स आते हैं, माइग्रेन की ट्रबल्स आती हैं, तो नॉर्थ की तरफ और वेस्ट की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। आपने स्टार्टिंग में फ्लैट्स वगैरह की बात की थी कि आजकल फ्लैट्स पे रहने लगे हैं लोग। तो क्या जो मॉडर्न फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स हम देखते हैं, क्या वो भी वास्तु को फ़ॉलो कर रहे हैं? लिखते सब हैं, पर करता कोई नहीं। मैंने अच्छा, जितने हाँ। भी फ्लैट्स देखे, मैं एक रियल एस्टेट फर्म में था, 2 साल मैंने वहाँ पे काम भी किया। तो ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया के सारे बड़े एसेट्स मैंने देखे हैं और उस पे रिसर्च भी की है। उस टाइम के बाद जब मैंने वास्तु करना स्टार्ट किया प्रोफ़ेशनली, उस टाइम पीरियड पे भी हमारे पास क्लाइंट्स आते थे जो बोलते थे कि हमारी सोसाइटी ने क्लेम किया हम वास्तु ऑस्पिशियस हैं, पर ऐसा नहीं होता। हुँ, वहाँ पे कोई ना कोई दोष आता ही है, क्योंकि एक फ्लोर प्लेट पे अगर 4 या 2 या 6 भी आजकल फ्लैट्स बनते हैं, तो कोई ना कोई दिशा तो कटती है। कोई ना कोई हुँ, दिशा के गुण-धर्मों के साथ खिलवाड़ होता है और आप देखेंगे कि आपके फ्लैट का जो पोज़ीशनिंग है, उसके जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाले लोगों को भी सिमिलर ट्रबल आएगा, क्योंकि फ्लैट की डायरेक्शंस, फ्लैट की बनावट सेम है। अगर उन्होंने उसको बैलेंस नहीं किया तो। अगर उसको बैलेंस कर लिया, फिर वो ट्रबल नहीं आएगा। आपने अभी बताया था कि लोग ऐसे वास्तु एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं जिन्हें कम नॉलेज होती है या गलत-गुलत बता के चले जाते हैं। तो एक आम इंसान जैसे जिन्हें नॉलेज है ही नहीं इन सब चीज़ों की, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करे एक रियल एस्ट्रोलॉजर और एक फेक एस्ट्रोलॉजर को? देखिए, जब भी आप ज्योतिष के लिए जाएँ, तब ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपना सिर्फ़ डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और नाम बताएँ। इसके आगे की कहानी एस्ट्रोलॉजर खुद बताएगा। उसने अच्छा। ज्योतिष की पढ़ाई की है, वो आपके पास्ट को प्रेडिक्ट करेगा, आपकी करंट दशा को प्रेडिक्ट करेगा। जब वो प्रेडिक्शंस ठीक बैठेंगी, तभी तो आप उस पे एश्योर हो सकते हैं कि मेरा फ्यूचर ठीक बताएगा, इसकी रेमेडीज़ काम करेंगी। अगर आप जाते हैं और वो सीधे आपका प्रश्न ही पूछ लेते हैं, कोई प्रेडिक्शन नहीं देते या उनकी प्रेडिक्शन 10 में से 8 गलत निकल रही हैं, तो फिर उनको और पढ़ने की ज़रूरत है या वो आपके लिए सही नहीं है।
तो उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही वास्तु के लिए जो लोग हाथ में कंपास लेके वास्तु करते हैं, बिना ग्रिडिंग के, बिना प्रॉपर आर्किटेक्ट के साथ काम किए, बिना नक्शे बनाए वास्तु करते हैं, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। दिशाओं की महीनता आँखों से आप पकड़ ही नहीं सकते, सेंटर आप निकाल ही नहीं सकते। आप मास ग्रेविटी सेंटर का जब तक यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर ग्रिडिंग नहीं करेंगे, तब तक आप वास्तु का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? और जब भी कोई वास्तु देखने भी आएगा, उसको आपका घर देख के समझ में आ जाएगा कि आपको ट्रबल क्या आ रही है। क्योंकि वो देखेगा कि इसकी ये दिशा में ये एंटी एलिमेंट है या ये दिशा कटी है, वो खुद बताएगा कि ये ट्रबल आपको आ रही है। अगर आप ही को सब कुछ बताना पड़ रहा है, तो फिर शायद वो वास्तु शास्त्री आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो किसी भी एक्सपर्ट के पास जाएँ, जिनका फीडबैक अच्छा हो, जो आपको गाइडेंस करें, जो आपको प्रिडिक्ट करें सबसे ज़रूरी, और फिर ही उनकी रेमेडीज़ कराएँ, उसके बिना रेमेडीज़ ना कराएँ। एक बेसिक रेमेडी की बात कर लेते हैं लास्ट में कि कोई ऐसी रेमेडी जो कहते हैं ना ऑल राउंडर है, जो काम करेगी ही करेगी। ठीक है। देखिए, सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने घर में जो पोछा लगाएँ या मॉपिंग कराएँ, उसमें सफ़ेद नमक डालें, क्योंकि वो नेगेटिविटीज़ को हटाता है। ओके। साथ ही जो भीमसेनी कैम्फर है, अगर आप उसको डिफ्यूज़ करते हैं, उसको आप डिफ्यूज़र में बर्न करते हैं, तो उसके अरोमा से भी ईथर की नेगेटिविटी चली जाती है। इसके अलावा एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें, घर में जूठे बर्तन या गंदगी रखने से अलक्ष्मी या नेगेटिविटी का वास बढ़ता है घर में। तो आप घर को जितना साफ-सुथरा रखें, मिनिमलिस्टिक रखें, क्लटर से फ्री रखें, वो उतना अच्छा। ये वास्तु का बेसिक टिप है जो सब पे काम करेगा। ठीक है। अगर कोई आपसे इस पॉडकास्ट के ज़रिए कनेक्ट करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? जी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और मेरी वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगा, जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा। बाकी मेरा ऑफ़िस दिल्ली में है, लाजपत नगर में, और मेरा मोबाइल नंबर है 9810 444430। किसी भी वास्तु या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेरी के लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट का हिस्सा बने, उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया जय जी। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।